गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक की है जो नाइन्थ क्लासेस के जो साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के जरिए में पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सी कैसा है, ये है क्वेश्चन सी। पहला क्वेश्चन सी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सी ये है कि व्हाट इज मैटर एंड गिव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड डिस्क्राइब। क्वेश्चन लिख लो, आंसर करेंगे व्हाट इज मैटर। बेटा सबसे पहले जो मैटर में लिखूंगा इधर से, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है ना, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, फिर एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स बाय व्हिच द होल मैटर इज मेड। यानी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड एवरी मैटर हैज मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट। दिस इज कॉल्ड मैटर। एंड ये मैटर जो होता है जनरली इसका 3 स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा जो होता है वो होता है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ये 3 प्रकार के मैटर का स्टेट होता है, जो फिजिकल स्टेट जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक चौथा स्टेप भी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जैसे फायर वगैरह होता है, वो हम लोगों को पढ़ना जरूरत नहीं है। फिर बोर आइंस्टाइन का भी एक कंडेंसेशन मैटर का स्टेट है, वो भी नहीं पढ़ना है। तो ये मैंने ही पढ़ने के लायक है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या करेंगे, जो सॉलिड लिक्विड गैस होगा इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए। ठीक है, अब हम इधर से लिखेंगे सॉलिड, इधर से लिखेंगे लिक्विड, फिर हम करेंगे गैस। तो ये जो टॉपिक ही है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड के एक नंबर पॉइंट में क्या पढ़ेंगे ना, सॉलिड का 1 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 1 नंबर में पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग को हम क्या करेंगे, मैंने स्ट्रांग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू स्ट्रांग, मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। किसमें, जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होता है जिसको कहते हैं, तो उसके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए ये सॉलिड है। एंड इसमें से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमें इसमें से बना सकते हैं कि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है लिक्विड। गैस में तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरीके से नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, या वीकेस्ट बोल सकते हो। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, लिख देना तुम लोग एक्स्ट्रा जो मैं बोलता हूँ, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है गैसेस में। 2 नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर में, 2 नंबर में लिखेंगे कि जो स्पेस बिटवीन द 2 एटम्स या 2 एलिमेंट इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड। स्पेस इज स्मॉल या लो। ये होता है मॉडरेट, केस कर सकते हैं, ये होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच बीच में आता है, थोड़ा बहुत है। एंड स्पेस इज हाई, यानी बहुत स्पेस होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर पॉइंट में सॉलिड के अंदर में, लिक्विड के अंदर में एंड गैस के अंदर में क्या टॉपिक होगा ना, स्पेस कम होने के बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड का कुछ कैरेक्टर होता है। जैसे कि हम कहेंगे मोबाइल लेके सॉलिड है, तो इसमें ये हाईली रिजिड होता है। इसमें हम एक टॉपिक देंगे रिजिड, यानी सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। व्हाट इज रिजिड बॉडी, जिसको फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डिफॉर्म नहीं होता,
मान लीजिए दीवार जो होता है वो सॉलिड है, उसको फोर्स लगाएंगे तो वो चुपके मतलब क्या बोलते हैं, दबेगा नहीं, उसको बोलते हैं रिजिड। रिजिड मतलब द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलते हैं रिजिड। तो ये होता है रिजिड। अब लिक्विड रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है। रिजिड क्यों नहीं है ना, पानी में जब हमें हाथ लगाएंगे तो वो इतना रिजिड नहीं होता है, पानी का जो रिजिडनेस है कम है। यानी नॉट रिजिड का मतलब दैट इज, इसका मतलब है कि लेस है, मतलब रिजिड लेस है, बहुत कम है। एंड इसमें से कोई रिजिड नहीं है, नो रिजिड, इसमें से नो रिजिड मतलब हम बोल सकते हैं इसके अंदर में कोई रिजिड नहीं है, ये लेस रिजिड है, या बिल्कुल रिजिड भी ना हो भी कह सकते हो। अब 4 नंबर पॉइंट में हम बोलेंगे इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको हमें हाथ लगाएंगे तो वो हाथ हमारा अंदर घुस जाएगा। किन का मतलब, पानी में हाथ डालेंगे तो घुस रहा है, एयर के अंदर में हाथ ले रहे हैं, कोई कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें आराम से हाथ हमारा मूव कर रहा है। लेकिन दीवार के अंदर में हाथ हमें अंदर नहीं डाल सकते हैं, दे हैव ए नो कंप्रेसिबल एट ऑल, वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये हो जाएगा कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल है, इसको कहेंगे नॉट कंप्रेसिबल। सॉरी क्या हो गया, ये मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटे। एंड और क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड के पास एक और कैरेक्टर होता है कि हमें देखेंगे कि ये डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइटी, डेफिनाइटी, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम, इसमें से डेफिनाइटी, डेफिनाइट वॉल्यूम जरूर है, बट नॉट शेप। शेप डेफिनाइट नहीं है लिक्विड का, बिकॉज शेप ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हमें रखेंगे तो लिक्विड का शेप है उसी कंटेनर जैसा हो जाएगा। समझे, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन बोल दिया उसको लिख लो। तो मोर कंप्रेसिबल तो ये तो था, अभी डेफिनाइट इसमें लिखेंगे नाइदर, नाइदर डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट शेप है, नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी ना शेप है ना वॉल्यूम है, गैस का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड होता है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दे आर लोकलाइज्ड, वो अपनी एक जगह पे एक मीन वैल्यू में ऐसे मूवमेंट करते तो है लेकिन मीन वैल्यू में रहते हैं, यानी नेट मूवमेंट जीरो होता है इसके अंदर में। यानी इसका मतलब नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट, मूवमेंट जीरो, यानी नेट मूवमेंट नहीं होता है, ये मूवमेंट करता है, इसमें से थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, इसमें थोड़ा बहुत करता है, इसमें मूव्स रैंडमली। जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, जैसे गैस पार्टिकल कोई भी किधर जाएगा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सबसे मेन कहानी इसके अंदर में तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दे के बताऊं, मान लीजिए कोई सॉलिड होगा, इसके अंदर में हमारा सॉलिड होंगे, सॉलिड को एग्जांपल सपोज मैंने दे लिया वुड, वुड सॉलिड है, एक में बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे, टाइट भी है। आयरन पीस, आयरन को एफई बोलते हैं, एफई पीस, पीस ऑफ आयरन हमें बोल देंगे, या हमने बुक बोल देंगे, हमें पेन बोल देंगे। ठीक है, जो भी सॉलिड चीजें होते हैं, जो हार्ड होता है तो उसको हमें सॉलिड सब्सटेंसेस कहते हैं। तो अगर हमें कैसे भी कह देंगे, अगर टेबल कह देंगे, वुड से बना हुआ टेबल कह देंगे, तो ये वाला जो पेन में लिख रहा हूँ, मोबाइल दिख रहे हैं, लैपटॉप दिख रहे हैं, तो ये सारे होते हैं सॉलिड। लिक्विड के लिए सबको पता होगा, वाटर होता है लिक्विड, जिसको H2O बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, ऑयल में सारे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह वो भी सारे हो जाएंगे। अल्कोहल भी बोल देंगे, अल्कोहल, अल्कोहल जो हो जाएगा, तो ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एंड बेंजीन भी हो जाएंगे, बेंजीन हो जाएंगे, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं।
लिक्विड फॉर्म मतलब ऑयल जैसा, लिक्विड जैसा, मिल्की भी हो जाएगा, मिल्की भी हो जाएगा, है नहीं। तो गैस तो हमें क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की गैस, नाइट्रोजन की गैस एंड क्लोरीन की गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियन गैस, आर्गन गैस। तो ये इतने सब ये जो होते हैं ये सब गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं। अगर तुम्हारा पीछे आगे क्वेश्चंस में कैसा गैसियस कंपाउंड होगा उसको देखने के बाद फिर कर लेना, जो भी क्वेश्चन आएगा कर लो, ठीक है। इसी के जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्वेश्चन होगा मैंने डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन को लिंक जब करोगे तो चैनल खुलेगा, कौन सा आपका टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। जिसको लेना होगा वो ले लेगा, नहीं तो मेरे को बोलोगे मैं भेज दूंगा, तुम्हें व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। अब हमें कहानी देखा लिया कि इसके अंदर में सॉलिड लिक्विड गैस अंदर में कैसे कैसे था, देख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन में कि अगर हमें सोडियम क्लोराइड को लेके वाटर में रखेंगे तो सोडियम क्लोराइड कहाँ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन सी बच्चा ये है, 2 नंबर क्वेश्चन सी क्या है ना, जैसे हमारे पास होता है पानी, तो यहाँ पर जो होता है ये होता है वाटर, तो इसको हम बोलते हैं ये वाटर पार्टिकल है। वाटर पार्टिकल के अंदर में अगर हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक डालते हैं, तो होता क्या है, अगर पानी कितना था, पानी इतना था, तो अब होता क्या है, पानी जितना था उतना ही रहेगा, पानी जितना था उतना ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, लेकिन सोडियम क्लोराइड आके उसकी जो स्पेस होता है उसमें रह जाएगा। सोडियम क्लोराइड किधर रह जाएगा, पानी के 2 पानी मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस के अंदर में कौन रहेगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। तो यानी वॉल्यूम ऑफ द वाटर डज नॉट इंक्रीज, ओनली द सोडियम क्लोराइड ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी हर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये बता दिया गया है, यानी कहाँ गया सोडियम क्लोराइड, कहीं नहीं गया, स्पेस में रह गया। 3 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल एंड एक्सप्लेन विथ केमिनोफोर एंड डेटोल के बारे में करके एग्जाम्पल करना है, कैसे स्मॉल है, कैसे 3 नंबर क्वेश्चन में करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में हम करेंगे पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर इज वेरी स्मॉल, इसको कैसे प्रूव करेंगे ना। पार्टिकल इनसाइड द मैटर इज वेरी स्मॉल, उसको प्रूव करने के लिए हमारे एक्टिविटी के पास जाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये होता है पानी, इसके अंदर में मैंने रखा पानी, पानी सबसे पहले इधर से कितना है, मान लीजिए पानी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर में है। अब मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर में, मैंने डाला जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अच्छा हाँ बेटा देखो, जब हमें 1 लीटर वाटर में KMnO4 डालेंगे, KMnO4 डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो KMnO4 इसको इस तरीका से हम डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में हमारे पास रहेगा ये पर्पल कलर हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, पर्पल कलर सॉल्यूशन होगा, पर्पल कलर। अब क्वेश्चन का मतलब ये है पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जो पर्पल कलर हो जाएगा इसके अंदर में, पर्पल कलर हो जाएंगे, तो फिर जब हमें उसको फिर वाटर डालेंगे, यानी इससे हमें इसके अंदर में हमने फिर वाटर और डालेंगे तो वो फिर हो जाएगा लेस पर्पल, लेस पर्पल, यानी पर्पल थोड़ा फेड हो जाएगा, पर्पल कलर फेड हो जाएगा। फिर पानी जब डालेंगे, फिर जब पानी डालेंगे, फिर पानी जब डालेंगे वो पर्पल कलर फिर भी वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मतलब उसके थोड़ा लाइट पर्पल हो जाएगा, एक तरीका से लाइट पर्पल हो जाएगा। तो यानी ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमें पहले बार पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो पिंक एक पर्पल कलर आया था, उसके बाद जब बार बार हमें पानी डालते जाएंगे तो पर्पल कलर का फेडनेस होगा, यानी धीरे धीरे पर्पल कलर कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है उसके अंदर में मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी वाटर डालेंगे कुछ ना कुछ पार्टिकल उसके अंदर में रहेगा। तो जब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहेगा तो पानी कुछ ना कुछ हल्का लाइट पर्पल कलर रहेगा, कितना भी डाइल्यूशन कर देंगे। इससे इमेजिन करते हैं कि हर क्रिस्टल में मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। इसका मतलब ये है, यानी जितने बार भी डाइल्यूशन करेंगे या थोड़ा सा
पर्पल कलर को लेके, सॉल्यूशन को लेके हम एक पूरे एक बकेट ऑफ पानी में डाल देंगे, तभी भी बकेट ऑफ पानी थोड़ा बहुत पर्पल कलर हल्का हल्का दिखने लग जाएगा। तो इसका मतलब उसमें भी पार्टिकल्स है। तो कितने भी डाइल्यूशन करेंगे तो कलर कंप्लीटली पानी जैसा नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल्स के अंदर में मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल के अंदर में। समझ आ गया? 3 नंबर क्वेश्चन से सेम तरीका से डेटोल भी आप पानी, अगर एक बकेट पानी में डेटोल डाल दोगे, जितना होगा उसका जो कंसेंट्रेशन, और जब हमें डाल देंगे और डाल देंगे और डाल देंगे पानी, जितना पानी डालेंगे कुछ ना कुछ खुशबू उसके अंदर से आएगा। इसका मतलब पार्टिकल से अभी भी प्रेजेंट है। मान लो बकेट पानी को लेके पानी टैंक में भी डाल दोगे तभी भी स्मेल आएगा, इसका मतलब पार्टिकल है। या हमें ऐसा काम करेंगे, वहां से थोड़ा सा लेके दूसरे बकेट में डाल देंगे तभी भी पार्टिकल उसके अंदर में दिखाई देगा। यानी जब तक स्मेल आएगा तब तक हमें सोचेंगे कि पार्टिकल्स है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से होता है 4 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ए पार्टिकल ऑफ मैटर हैज ए स्पेस। ये बता चुका हूं कि जैसे NaCl को पानी में डालेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, तो NaCl जाके क्या करेगा ना, पानी के पार्टिकल के बीच में रह जाएगा, यानी स्पेस है। ये तुमने पता कर लिया। डेटल वाटर के अंदर में रहेगा। अगर हमें पूरे बकेट, पूरा एक एक ग्लास को पूरा भर दो, एक बूंद डेटल डाल दो, तो पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो वो डेटल जाके पानी के जो स्पेस होगा उसके अंदर में रह जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर में भी कहानी वही है कि स्पेस हर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एंड उसी मॉलिक्यूल के बीच में दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। 4 नंबर गया। 5 नंबर में, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ए पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूविंग विथ टेम्परेचर। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ए पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूविंग विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है ना, जब हमें पार्टिकल्स को या मान लो वाटर को जब हमें गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सरफेस का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फिर वो सरफेस मॉलिक्यूल वेपर बन जाएंगे, एंड उसके वेपर बनने से उसका मूवमेंट भी फास्टर भी हो जाएगा। ये कि बताया गया कि जैसे इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को जब हमें ज्यादा टेम्परेचर देके या आग लगा देंगे पूरा, तो वो उसकी खुशबू जो होगा चारों तरफ फैलेगा। यानी जितना तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम के टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तो जो डिफ्यूजन रेट होगा इंसेंस स्टिक का, खुशबू चारों तरफ बढ़ेगा। ये हायर क्लासेस में होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वो स्प्रेड कर जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है ना, मीनिंग ये है। सेम तरीका से 6 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि जब हमें वाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर। ये मैंने सब बता दिया कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट फास्टर ही होगा। हॉट फूड डिफ्यूजेस फास्टर, ये भी बता दिया गया। हॉट फूड में टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर होगा तो जल्दी डिफ्यूज करेगा, चारों तरफ फैलेगा। इसलिए जो खाना गर्म होता है वो टेस्टी होता है, जो ठंडा होता है वो टेस्टी नहीं होता, क्योंकि गर्म खाना जो हमारा जो टंग होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट बर्ड उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अब हमें दूसरा करते हैं। व्हाट डज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मैटर इंडिकेट। एक अच्छी बात है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मैटर। देखो बेटे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी पहले डेफिनेशन सुनो। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट फास्ट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक, ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेयर की प्रेशर। ये जरूरी है, एटमॉस्फेयर की प्रेशर, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, अगर किसी का हाई है तो उससे हमें ये अंदाज लगाएंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स उसके अंदर में है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यानी जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सॉलिड का ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लिक्विड का थोड़ा कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। सेम होता है रीजन ये है। बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब
उसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था। ठीक है, हाउ मैटर कन्वर्टेड टू, ये आ गया लैटेंट। अब आ गया 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों पढ़ेंगे। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सबसे पहले क्या करेंगे, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कैसे पढ़ेंगे ना। सबसे पहले 1 लीटर मतलब हम 1 kg ऑफ वाटर ले लें, 1 kg सॉलिड ले लेंगे, 1 kg सॉलिड लेंगे, 1 kg सॉलिड लेंगे, हम उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये सॉलिड किस में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड चला जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू लिक्विड सब्सटेंसेस, solid substances into liquid substances is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion, 1 kg of substances is changes to what, 1 kg of substance is changes to liquid form, उसको बोलेंगे latent heat of fusion. अगर सेम तरीका से जब हमें बात करेंगे latent heat of vaporization को, 2 नंबर पे करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या मतलब इसका रहेगा ना। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है ये, कैसा ना, हम लेंगे 1 लीटर वाटर, 1 लीटर ऑफ लिक्विड लेंगे, कोई बात नहीं, 1 लीटर लिक्विड लेंगे, इसको हमें कितना हीट देंगे, उसको हमें हीट देंगे। हीट देने के बाद ये बन जाएगा गैस, ये बन जाएगा गैस। तो टेम्परेचर कैसे ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड when 1 liter of liquid converted to gaseous form एट द एटमोस्फियर की प्रेशर, ये रहेगा इसके लिए, एट द एटमोस्फियर की प्रेशर। एटमोस्फियर की प्रेशर में कितना हीट देंगे, 1 लीटर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सही समझ आ गया, लिख लेना या समझ लेना। अब हमें दोबारा जाते हैं कि हाउ मैटर इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी इस चीज़ों को हमें देख लेंगे। मैटर कैसे इंटर कन्वर्टेड होगा 10 नंबर क्वेश्चन में। मैटर जैसे कि मैंने इधर से लिखा लिक्विड, मैंने लिखा लिक्विड, अब इधर से मैं लिख रहा हूँ सॉलिड, इधर से मैं लिख रहा हूँ गैस। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस लिखा गया है 3 पॉइंट में, जैसे तुम्हारा बुक में है, मान लो सॉलिड से जब लिक्विड को जाएगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस लिक्विड को भेजेंगे तो इसका नाम होगा फ्यूजन, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं हायर क्लास में, इनको बोलते हैं फ्यूजन। अगर लिक्विड जब सॉलिड को आएगा तो उनको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोसेस होता है। अब लिक्विड जब गैस में जाएगा उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, पता ही होगा, वेपोराइजेशन, इनको बोलेंगे वेपोराइजेशन। लेकिन गैस जब लिक्विड में जाएगा इनको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ये बोलेंगे कंडेंसेशन। सॉलिड जब क्या करेगा ना, सॉलिड जब चेंज होगा गैस में, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गैस जब चेंज होगा किसमें, सॉलिड में, इसको बोलेंगे डिपोजिशन, डिपोजिशन। गैस जब चेंज होगा उसको बोलेंगे डिपोजिशन। तो इस तरीका से मैटर एक दूसरे से कन्वर्जन होता है, नाम जरूर याद रखना। ठीक है, अब आता है डिफाइन एवापोरेशन एंड गिव इट्स फैक्टर एंड सुइटेबल एग्जांपल्स।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवापोरेशन। आप इसको बात को देखो, एवापोरेशन, एवापोरेशन, व्हाट इज एवापोरेशन, व्हाट इज एवापोरेशन ना। एवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से अलग है। क्या होता है ना, द टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर एट व्हिच सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड अंडरगोज वेपोराइज्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। सरफेस मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर, ये कोड वर्ड है ना, कोई कितना भी टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर में अगर कोई मॉलिक्यूल्स कोई सब्सटेंसेस से उसके सरफेस मॉलिक्यूल से पहले वेपर बन बन के जाए, उसको बोलेंगे एवापोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी सरफेस से मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म एट ए रूम टेम्परेचर इज नोन एज एवापोरेशन। अच्छा, ये जो एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवापोरेशन डायरेक्टली यानी ज्यादा होगा तो ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर और बढ़ गया तो जल्दी भी एवापोरेट हो जाएगा। फिर एवापोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, विंड स्पीड अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो एवापोरेशन मैक्सिमम होगा। तो एवापोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। अगर एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो आप देखोगे आपकी जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा जल्दी सूखता नहीं है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर के अंदर में कुछ चीज़ें हैं, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो वो पानी को कपड़े से सुखा नहीं पाता, यानी ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो कपड़े से एवापोरेशन नहीं होता। इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन कम होगा। ये सब डायरेक्टली है। ये था एवापोरेशन एंड उसके फैक्टर। उसकी मेन कॉज क्या होता है एवापोरेशन का, वो देखना है। क्या होता है एवापोरेशन का मेन कॉज होता है, इधर देखो ना। एवापोरेशन के वजह से कि इफेक्ट क्या होता है, एवापोरेशन का इफेक्ट क्या होता है ना। पहला इफेक्ट होता है मटका, मैंने पहला एग्जांपल देता हूं, वाटर इनसाइड अर्दन पॉट, अर्दन पॉट इज कूल। पानी के जो मटका होता है उसके अंदर में जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। रीजन क्या है, कई क्वेश्चन से आ जाएगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा रीजन कैसे ना, मटका जो चारों तरफ जो होता है उसके अंदर में छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल आंखों में नेकेड आई में दिखता नहीं है मगर होता है, उसमें पानी बाहर नहीं जा पाता। इतना छोटा होल है कि उसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा। ओके, उसी होल के जरिए में गर्म का जो हवा होता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अंदर का जो पानी होता है उस पानी को गर्म करके सरफेस एरिया में जो पानी होता है वो वेपर बन जाता है। वेपर बनने के बाद वो वेपर मटका के पानी के ऊपर हिस्सा जो एरिया होता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। उस सराउंडिंग के काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके फिर उसको उस एरिया को ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। तो एक रीजन होता है सब सारे क्वेश्चन का आंसर कि जब भी लिक्विड गैस बनेगा, वेपर बनेगा, वो वेपर जाके सराउंडिंग काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके सराउंडिंग को कूल कर देता है। ये कुल मिला के कहानी है, याद रख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। 2 नंबर पे अगर हम देखते हैं कि समर सीजन में जनरली कॉटन ड्रेस पहनना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी पसीना आता है कॉटन उस पसीना को ऑब्जर्व कर लेगा तो पसीना वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाने के बाद तो वो जो वेपर होगा वो जो बॉडी के सराउंडिंग एरिया को का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके सराउंडिंग को ठंडा कर देता है, यानी बॉडी को कूल लगता है। ये हमें कॉटन ड्रेस के बारे में बोला। पहला, कॉटन ड्रेस समर सीजन में क्यों पहनते हैं। 3 नंबर में एसीटोन के बारे में बोलता हूँ। अगर हाथ में हमें एसीटोन रखते हैं तो हाथ को ठंडा ठंडा लगता है, इसका मतलब एसीटोन हाथ हमारा रूम टेम्परेचर में
मेल्ट होने लगता है, सॉरी वेपर होने लगता है। जैसे ही वेपर होने लग जाएगा तो उसका जो गैस निकलेगा उस सराउंडिंग के काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करके सराउंडिंग को जब ठंडा कर देगा तो हमको ठंडा लगता है। ये कहानी है। एसीटोन के बारे में बोला। 4 नंबर पे और क्या है ना, डेजर्ट कूलर के बारे में बोल सकते हैं। डेजर्ट कूलर, जब कूलर सा में पानी डालते हैं तो पानी वेपर बन के घर में आता है। वेपर बन के जब घर में आएगा तो वो वेपर घर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको ऑब्जर्व कर देगा। उसको ऑब्जर्व कर देने से क्या हो जाएगा ना, घर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमको ठंडा लगेगा। ठीक है। सिमिलरली छत पे पानी स्प्रे करते हैं, घर के बाहर पानी स्प्रे करते हैं, ये सब का कहानी वही होता है। पानी स्प्रे जिस एरिया में होगा उस एरिया का काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगा तो उस एरिया को ठंडा कर दिया जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, आंसर एक ही तरीका का है, याद जरूर रख लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्यों कूलिंग, मैं ये है क्योंकि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, आंसर है। डिफाइन कर दिया। हाउ टेम्परेचर यूनिट्स आर इंटरकन्वर्टेड। बेटा जो टेम्परेचर यूनिट इंटरकन्वर्टेड होता है इसमें से क्या होता है ना, हमें कहेंगे केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है कहानी। अगर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये होता है अपना कॉन्सेप्ट। तो इतना, जैसे कि मैं अगर ऐसे कहूँगा कि 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा ना, 25 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू, केल्विन ऐसे ब्रैकेट कर दो, 298 केल्विन। सही समझा। अगर मैं कहूँगा 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा ना, 100 प्लस आपका 273 केल्विन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा। ये कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैंने उल्टा कर दूंगा कि सपोज मैंने इसमें से कर दिया कि 473 केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू, मैं क्या कह दूंगा ना, 473 माइनस 273 इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। केल्विन को सेल्सियस में करेंगे 273 माइनस करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो 273 प्लस करेंगे। ये है कंसेप्ट है। इतना ही तुम्हारा आएगा जो क्वेश्चन से होगा। एक लाइन अगर तुम्हें अभी याद रख लोगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आप इस फॉर्मूला में हायर क्लास में जाके फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ना, 9/5 इंटू 37 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा बात देखो, 9 इसमें से मान लो 35 के आसपास अगर कर लेंगे, 5 5.2 तो 9 इंटू 5.1 प्लस 32, दिस इज इक्वल टू मान लो 45, सपोज ले लिया 46 प्लस 32 कितना हो रहा है 6 2 8 6 2 8 एंड फिर आ जाएगा आपके 4 3 7, इतना। ये 5 का थोड़ा बढ़ेगा शायद, 37 में 5 5 5, अच्छा 7 होगा, ये 7 होगा। इसको देख लो 7 कैसे होगा ना, 5 7 जा 35, 7.1 के आसपास मान लो मैंने ना, 9 7 जा 63, मैंने करीब करीब 64 ले लेता हूँ, प्लस 32 कर दूंगा तो 4 2 के 6 आ जाएगा, 6 3 जा 9 आ जाएगा, तो 96 फ़ारेनहाइट के आसपास रहेगा या 97 के पास चला जाएगा। ठीक है ना। हमारा अगर 38 हो जाएगा तो ये थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, 98.4 के फ़ारेनहाइट के आसपास जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने कैलकुलेशन रफली कर दिया। तो ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लोगे। जो क्वेश्चन से एग्जाम्पलर क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, आप उधर जाके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है बच्चे।